जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस युद्ध स्मारक का वो हिस्सा जाना जाता है जहां पर तमाम चीज़ों को सहेजा गया है और यहां पर वो भी साजो सामान रखा गया है जो पाकिस्तानियों के कब्जे से बरामद किया गया था। और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस अपने आप में उन शहीदों की तमाम यादों का जिक्र भी करता है और तमाम ऐसे पत्र भी जो उन वीर जवानों ने अपने परिजनों को लिखे थे जिसमें देशभक्त की भावना से ओतप्रोत वो शब्द, वो भावनाएं कहीं ना कहीं झलकती हैं, उन सब को संग्रहित करने का काम भी किया गया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि उन शहीदों को हम याद करते हैं बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनकी शौर्य गाथाओं से जुड़ी हुई तमाम बातों को इस रिमेम्बरेंस स्थल पे यहाँ पे रखा गया है और उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हासिल करते हुए और विभिन्न जो बटालियंस हैं उनके जो अफसर्स थे, उनके जो जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके नामों को भी अंकित किया गया है। और ये अपने आप में वो उस वक्त की युद्ध के समय की वास्तविक तस्वीरें भी हैं जो यहाँ संग्रहित की गई हैं। तमाम वो युद्ध लड़े जाने वाले साजो सामान भी लिखे हुए हैं और शौर्य गाथाओं को भी यहाँ उकेरा गया है और जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री हासिल करते हुए, और ये तमाम वो जगह जो भौगोलिक विषमताओं को दर्शाती हैं कि कैसे नीचे रहते हुए भी हजारों हजार फीट की ऊंचाई पे बैठा हुआ ऊपर दुश्मन जो सीधे टारगेट करने में सक्षम था, बावजूद उसके हौसले को पस्त करते हुए हमने उसको हराकर अपनी विजय गाथा को लिखा है। तो ये तस्वीरें आप लगातार प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई देख रहे हैं और ये ग्रुप फोटो है जिसमें तमाम वो परिजन मौजूद हैं
जिनके परिजनों ने शहादत दी है, उस वक्त के जो शहादत देने वाले लोग हैं उनके परिजन भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, तमाम सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और ये दिखाता है कि परिजनों के साथ पूरा देश आज खड़ा हुआ है और तिरंगे की तले ये सबकी मौजूदगी दिखाता है कि ये भारत माता की जय और भारत के इस तिरंगे और मान सम्मान के लिए पीछे दिख रही इन चोटियों, भले ही ये जमीन का एक टुकड़ा मात्र कहा जाए लेकिन वो एक टुकड़ा नहीं, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है जिसकी एक एक इंच जमीन को हमने अपनी शौर्य की गाथाओं से अपने लहू को बहाकर हासिल किया और दिखाया दुनिया को और दिखाया पाकिस्तान को कि आपकी एक भी नापाक हरकत को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये उस अमर गाथा, उस विजय पथ की कहानी है जो हमारे देश के रणबांकुरों ने, सेनाओं ने मिलकर लिखी। प्रदेश तथा लद्दाख में सामाजिक शृंखला शिखर से 3 किलोमीटर पहले है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट के माध्यम से शिलालेख का अनावरण करते हुए प्रथम विस्फोट करने की अनुमति प्रदान करें। अब कुछ ही क्षणों में आप श्रृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिससे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री जी, आपकी आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों,
मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए
5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है, कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है।
आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं। चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। बीआरओ ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है। इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25%
प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा हथियारों और ये सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5,000 आइटम्स बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म्ड फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल